बोलो अरे माइलेज बहुत कम देगी, तो भाई तुम केटीएम के सपने देखना छोड़ दो, क्योंकि माइलेज देगी ही नहीं भाई। उसको केटीएम का नाम के बारे में 10 ऐसी बात है जो आपको कोई नहीं बताएगा। मेंटेनेंस कॉस्ट, इसकी पावर, इसका परफॉर्मेंस, इसकी माइलेज क्या, जिससे आपको पता चल सके अगर आप इस बाइक को लेने का प्लानिंग कर रहे हैं या कुछ भी सोच रहे हैं इस बाइक के बारे में, या आपको कोई क्यूरी है, तो आज मैं वो आप सारे डाटा पे क्लियर कर दूँ। जो कोई भी किसी भी वीडियो में केटीएम ड्यूक 200 BS6 मॉडल, और मैं इसको 700 से 800 किलोमीटर की राइड भी कर चुका हूँ। कुछ जाते हुए यूट्यूबर बताता कुछ और है, बट यहाँ आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिलेंगे बस थोड़ी सी देर में। चलिए तो शुरू करते हैं। तो हेलो गाइस, मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट आरएक्स राइडर, और आज मैं देने वाला हूँ अपनी ड्यूक 200 का राइड रिव्यू। अगर आप इसको लेने का प्लान कर रहे हैं तो आज मैं आपको इसका डिटेल में रिव्यू बताऊँगा कि इसका मेंटेनेंस कॉस्ट, इसकी पावर, इसका परफॉर्मेंस, इसकी माइलेज क्या पड़ती है, और आपको ये लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। और अभी जीएसटी हटने के बाद तो ये 30 से 40 हज़ार सस्ती हो चुकी है भाई। तो मज़ा आने वाला है, वीडियो में बने रहिए एंड तक। मैं बताऊंगा इस बाइक को लेने के लिए आपको इसकी अच्छी बात है, इसकी बुरी बात है, और इसके बारे में 10 ऐसी बात है जो आपको कोई नहीं बताएगा। एग्जैक्टली नहीं बताएगा, बताते हैं बट क्लियरली नहीं बताते। तो मैं आज आप इसके बारे में डिटेल में समझाऊंगा, एक एक पॉइंट, चीज़ को पॉइंट करके। और आप लोग कमेंट में करके बताना कि क्या मैंने गलत बोला, क्या मैंने सही बोला। आपको क्या लगता है कि मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, XYZ जो भी आपको लगता है, कमेंट सेक्शन में जरूर से अपना ओपिनियन शेयर करना। पॉइंट नंबर 1, इसका लुक्स। गाइस ये खड़ी है बाइक, आप चेक करो। ओए होए होए, क्या लगती है ना प्यारी सेक्सी भाई। लुक में ना KTM को कोई भी बीट नहीं कर सकता, आप मानो या मत मानो। लुक्स डेफिनेटली बहुत तगड़े हैं। और इसके पीछे का देखो, ये स्टिकर देखो गाइस, क्या लग रहा है, ड्यूक द डेविल। तो लुक्स में तो भाई से कोई भी बीट नहीं कर सकता। इसको क्या, KTM की कोई भी गाड़ी को कोई भी बीट नहीं कर सकता, चाहे इस सेगमेंट की बात हो, चाहे इससे भी ऊपर सेगमेंट की बात हो। KTM को लुक्स के मामले में तो आप बीट कर ही नहीं सकते। अगर आप इसे रोड पे खड़ी कर दो ना, बंदा ऐसा नहीं कि इसको देख के नहीं जाएगा, देखेगा जरूर, भले ही 200 सीसी है, बट आपको और आपकी बाइक को एडमायर जरूर करेंगे कि हाँ भाई कुछ तो गाड़ी है, क्योंकि ये मेरे साथ बहुत बार हुआ है, और खासकर मेरे गाँव में। पॉइंट नंबर 2, इसके फीचर्स तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये रहा इसका डिस्प्ले। सनलाइट काफ़ी आ रही है, मैं थोड़ी सी कम कर देता हूँ सनलाइट। आप पता नहीं आपको क्लियर दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा, बट मैं दिखा देता हूँ, फिर भी हो सकता है तो मेरे से। ये देखो, ये कूलेंट टेम्परेचर है, ये ओडोमीटर है, ये डेट, ये बैटरी। ये हर कोई आपको अपनी वीडियोज़ में बताता रहता है कि ये फ़ीचर वो फीचर, बट मैं इसके फ़ीचर बता दे रहा हूँ मेन। जैसे लाइक ये ABS ये है, और आपको इसे नीचे करोगे तो सुपर म्यूट। तो ये पीछे वाला जो ABS है ना, ये काम करना बंद कर देगा। इससे ना ड्रिफ्ट वगैरह मारने में बहुत मज़े आते हैं, लेकिन रिस्की भी उतना ही होता है। अगर आप प्रोफेशनल हो तो सुपर मोटो पर करके चलाइए, वरना मत ही चलाइए आप, मतलब बिना ABS के, क्योंकि ABS काफ़ी हेल्पफुल होता है यार। अभी मैं तो इसे वापस से उसी पर कर दे रहा हूँ। और इसमें मतलब फ़ीचर्स काफ़ी सारे हैं, लाइक ये ट्रिप टाइम, डिस्टेंस, कौन स्पीड 1, और GPS का वगैरह का है, तो उसमें ब्लूटूथ ऑन करना पड़ेगा। और इसके कुछ पे होते हैं, शायद कुछ पे करना पड़ेगा KTM वालों को, तो वो चालू कर देंगे। अब मुझे पता नहीं, आप बताना क्लियर यार दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, क्योंकि सनलाइट बहुत आ रही है। देखो भयंकर धूप पड़ रही है, कड़कड़ा दी। ये सेटिंग में आ जाते हैं वापस। सेटिंग में गई, ये फेवरेट, क्विक सेलेक्टर, इसमें जो बटन वगैरह तुम मैनुअल सेलेक्ट कर सकते हो। ये कनेक्टिविटी ऐसे चालू करूँगा तो यहाँ से ब्लूटूथ वगैरह ऑन हो जाएगा। ये शिफ्ट लाइट है, RPM की लाइट, मतलब जो ऑरेंज होती है वो ब्लैक हो सकती है। ये घड़ी और टाइम वगैरह का सीन है, ठीक है। ये यूनिट है, ये एक्स्ट्रा फंक्शन है इसके, ऑडियो नेविगेशन वगैरह, तो वो चालू करवाना पड़ता है, जो मैंने करवाया नहीं, क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं है उसकी, ज़्यादा मैं घूमता नहीं हूँ, ड्यूटी जाना रहता है। और यहाँ दे रहा है ABS का, इसे बंद कर दूँगा तो ये ब्लिंक करने लग जाएगा। ये फीचर्स भी काफ़ी सारे हैं इसमें, ऐसा कुछ नहीं है। और भाई इसकी क्लच देख लो, इसकी ब्रेकिंग देख लो, कुछ भी देख लो, एवरीथिंग वॉज परफेक्ट भाई, लिटरली बता रहा हूँ। तो अब चलिए बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 3 की तरफ। बताता हूँ पॉइंट नंबर 3, इसके इंजन और इसकी पावर और परफॉर्मेंस के बारे में। तो ये है इसका इंजन, यहाँ पे लिखा हुआ है अगर आपको दिख रहा हो, 199.50 सीसी लिक्विड कूल्ड इंजन है ये BS6, और ये प्रोड्यूस करता है 25 PS की पावर और 19 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क, जो कि 6000 RPM के बाद ना भाई ये गाड़ी ना घोड़ा बन जाती है। लिटरली मजाक से बता रहा हूँ। अगर देखो मैं तुम्हें सुनाता हूँ, 6000 RPM के बाद इसका साउंड सुनो। और इसकी खास बात, ये 1 टैप में स्टार्ट होती है, ठीक है। अभी आवाज़ देखना, अभी ये नॉर्मल है, 6000 RPM दे रहा हूँ भाई, लिटरली बता रहा हूँ। 6000 RPM के बाद ना जो ये आवाज़ साउंड करती है, वाह हाय क्या देखो। और भाई सबसे मेन बात, इस गाड़ी को चलाना है ना
तो तीसरे चौथे गियर में चलाओ 6000 आरपीएम पर, भाई ऐसा लगता है ना पावर कसम से कम है ही नहीं इसमें, बिल्कुल लिटरली कम नहीं है। और इसमें टायर है तुम्हारा 150 170 150 60 भाई 70 का दिख रहा हो, 150 60 70 का टायर है, रेडियल टायर है, ठीक है। तो काफ़ी ऐसा नहीं है कि पतला होता है, चौड़ा लगता है काफ़ी। और 110 सेक्शन का आगे है, अगर मैं दिखाऊं तो 110 70 बाई 70 का आगे का टायर है। और ये इसका रेडिएटर फैन, हाँ थोड़ा बहुत गंदा है लेकिन और मारना उसे। गाइस जो लोग बोलते हैं ना कि अरे हाईवे पे ये वो टॉप एंड कम है, मानता हूँ भाई इस गाड़ी का टॉप एंड कम है। मैं लिटरली मानता हूँ कि इस गाड़ी का टॉप स्पीड 135 140 है, बट लिटरली बता रहा हूँ सिटी के अंदर भाई सबसे पहली बात तो तुम ये देखो कि तुम गाड़ी चलाना कहाँ चाहते हो। तुम सिटी में चलाना चाहते हो या तुम हाईवे पे चलाना चाहते हो। जहाँ तक मुझे पता है नेचुरली कोई भी इंसान 24 घंटे हाईवे पर नहीं रहता, सब सिटी में ही रहते हैं। तो जहाँ तक मैंने चलाई है, मैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम 99.9% इसको सिटी में चलाता हूँ। तो भाई वहाँ पे ना लिटरली बता रहा हूँ टॉर्क के जो इसमें मिलता है ना पावर, और है क्या मिलता है कसम से बता रहा हूँ सिटी में, इस सेगमेंट में ना इसको बीट कर दे गाड़ी। वहाँ पे सिटी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। हाईवे पे तो भाई इसे पीछे कर ही देंगे, इसका टॉप एंड करना जाहिर सी बात है, नेगेटिव बाइक है यार। और तुम उसे R15 वगैरह उसमें फेयरिंग, वो फुल्ली फेयरिंग बाइक है, ठीक है। तो वो हाईवे पर बीट कर सकती है, बट R15 36 आ जाए ना फिर भी इसको सिटी में बीट नहीं कर सकती। मैं लिख के दे सकता हूँ, कोई भी आ जाना कभी भी चैलेंज कर देना। मैंने बहुत पीछे कर रखी है, ठीक है। मैं इंदौर सिटी में रहता हूँ, बहुत सारी R15 है, बहुतों को पीछे करा भाई, कोई नहीं कर पाती इसे पीछे खासकर। तो आप ये देख फालतू बातें छोड़ के आप पहले ये देखो कि आप गांव में चलाना चाहते हो शहर में चलाना चाहते हो। मुझे पता है आप लोग गांव में, जो लोग गांव में रहते हैं वो गांव में चलाएंगे, कोई हाईवे पर नहीं जाएगा। कभी कभार जाते हैं तो वो फन के लिए ठीक है। और भाई जो इसकी क्रूजिंग स्पीड है ना 80 से 90 क्या मिलती है कसम से, कुछ ही चंद सेकंड में जो पावर मिलती है ना इसकी, लिटरली अनमैचेबल है इन द सेगमेंट, लिटरली बता रहा हूँ। तो पहले ये देखो कि तुम चलाना कहाँ चाहते हो, उसके बाद किसी और की वीडियो क्या रहे फलाना वर्सेस फलाना बाइक, दिखाना वर्सेस दिखाना बाइक, नो। पहले अपनी देखो तुम्हारी कैटेगरी क्या है, तुम चलाना कहाँ चाहते हो, ठीक है, उस हिसाब से बात कर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 5, इसके माइलेज की तरफ। तो मैंने इस बाइक से 700 से 800 किलोमीटर, आगरा 760 के समथिंग पड़ता है इंदौर से मेरे घर से, मैंने वहाँ से इससे राइड करी हुई है। तो मुझे उस टाइम पे हाईवे पर जब इसकी फर्स्ट सर्विस ही हुई थी तब मुझे इसने दिया था लगभग 38 to 40 का माइलेज, और शायद आई थिंक 42 का भी दिया होगा। और वहाँ पे स्पीड थी इसकी 80 से 90 क्रूजिंग स्पीड, जो मतलब मैंने लिटरली इसको लिटरली बता रहा हूँ 1 से 2 स्टॉप दिए होंगे मुश्किल से पानी वानी पीने के लिए। भयंकर गर्मी में लाया था, गर्म भी बहुत पड़ी थी, बट कोई दिक्कत नहीं हुई, कैसी भी नहीं हुई, हीट फील हो रही थी। वो होता है, जाहिर सी बात है, तुम चलाओगे गर्मी में भयंकर गाड़ी 700-800 किलोमीटर तो वो हीट तो होगी, जाहिर सी बात है। और सिटी में मैंने इससे 28 तक का मिल जाता है सिटी में इससे। 28 से ज़्यादा तुम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि 28 से ज़्यादा तुम्हें इसका माइलेज मिल जाए, ठीक है, वो चीज़ है। तुम ज़्यादा हाइपर राइड करोगे तो लिटरली बता रहा हूँ फिर तुम भूल ही जाना कि ये तुम 28 का भी देगी। सिटी में अगर तुम ज़्यादा भूं भां करोगे तो 25 का ही एवरेज देगी ये, 25 से 26 का, ठीक है। तो पेट्रोल का भाई माइलेज की दिक्कत सिटी में रहती तो है, लेकिन भाई जाहिर सी बात है कि अगर हाथी पालोगे तो गन्ना खिलाने की औकात तो रखनी पड़ेगी। अगर 25 का एवरेज दे दिया तो चलाओ, फिर अच्छे से चलाओ, अच्छे से चलाओगे तो डेफिनेटली 30 से 35 का एवरेज निकाल लोगे। तो वही है, चलाने के ऊपर डिपेंड करता है कि आप चलाते कैसे हो। बाकी KTM की गाड़ी लेने जा रहे हो तो माइलेज का तो छोड़ दो, फिर भी मैं बोलूँगा बहुत अच्छा एवरेज देती है। अगर तुम प्यार से चलाते हो, रैव करोगे तो टाटा बाय बाय खत्म है, ठीक है। नहीं निकाल पाओगे एवरेज, लास्ट 28 निकाल पाओगे, उससे ऊपर नहीं निकाल पाओगे, सिटी में निकाल ही नहीं सकते तुम, ठीक है, क्योंकि बार बार ब्रेक, ट्रैफिक, ये वो बहुत कुछ रहता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 6 की तरफ, इसकी हीटिंग के बारे में। तो अगर मैं इसके हीटिंग के बारे में बताऊँ ना गाइस, तो मैंने इस बाइक को जब आगरा से इंदौर लाया था और मैं इतनी भयंकर धूप में लाया था ना, मेरे ये हाथ है ना एकदम ये तुम मजाक मानोगे, ये है ना ये इतने काले हो गए थे मेरे हाथ, सोचो इतनी भयंकर गर्मी थी। और मैंने इसको 2 से 3 जगह रोका था 5-5 मिनट के लिए, जैसे पानी वगैरह पीने के लिए। एक जगह रोका था मैंने खाना खाने के लिए, एक ही टाइम खाना खाया था, और कंटिन्यूस राइड करी थी। गाड़ी गर्म भी बहुत ज़्यादा पड़ी थी, बट लिटरली बता रहा हूँ ना, गाड़ी बंद हुई कि अरे इसको कूल डाउन करने के लिए रुकना पड़ेगा, कुछ भी नहीं हुआ था। गर्म पड़ी थी, जाहिर सी बात है, तुम 700 से 800 किलोमीटर गाड़ी चलाओगे तो गर्म तो पड़ेगी, नॉर्मल है। लेकिन मेन बात ये है ना कि गाड़ी बंद पड़ जाए, आपको धोखा दे, कुछ भी नहीं भाई, दबा के चलाई थी गाड़ी 80-90 100 80-90 100 110, कोई दिक्कत नहीं हुई थी, ठीक है। तो हीटिंग होती है, आपको फील भी होगी आपके पैरों के पास, यहाँ से ना, यहाँ से वो जब फैन हीट फेंकता है तो आपको फील भी होगी, ऐसी बात नहीं है कि फील नहीं होगी, फील होगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको राइडिंग में दिक्कत होगी, आप राइडिंग परफेक्टली करोगे, स्मूथली करोगे, ठीक है। गर्म होती रहेगी, उसका फैन चालू भी प्रॉपर होता है। अगर ज़्यादा हीट होती है ना, तुरंत हीट बाहर फेंकता रहता है, तो वापस से 2-3% कूल डाउन होता रहता है, हीट होती है, कूल डाउन होता रहता है। तो हीटिंग की दिक्कत आती है, बट जो लोग बोलते हैं अरे हीट बहुत ज़्यादा पैर जल जाते हैं,
पैर में फील होता है। भाई जाहिर सी बात है, तुम गाड़ी को गर्मी में चलाओगे, अंदर चलाओगे तो गर्म तो पड़ेगी, वो क्या तुम भी पड़ जाओगे अगर कोई तुम्हारा रगड़ेगा तो, ठीक है। तो ये सब साइड की बातें होती हैं कि गर्म, हाँ अगर बंद पड़ती तो मैं मानता कि इसमें हीटिंग प्रॉब्लम है, बट हीटिंग प्रॉब्लम इसमें है, बट तुम्हें दिक्कत देगा ऐसा कुछ भी नहीं है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। इसके पॉइंट नंबर 7 की तरफ हम बात करने वाले हैं इसका मेंटेनेंस, इसका सर्विस कॉस्ट, इसका खर्चा कितना आता है अगर आप लेने जा रहे हो बाइक ये 2026 में, तो कितना खर्चा था। तो मुझे पहली इसकी जो सर्विस पड़ी थी वो अप्रॉक्स 2200 के समथिंग पड़ी थी, 2200 रुपये के समथिंग। और फिर उसके बाद मुझे सेकंड सर्विस पड़ी थी इसकी 1800 की, तीसरी पड़ी थी मुझे 3000 की, ठीक है। उसमें थोड़ा ज़्यादा चेंजेस हुए थे, मतलब एयर फिल्टर वगैरह बहुत कुछ हुआ था, थोड़ी चेन स्पॉकेट वगैरह भी, क्लच प्लेट हाँ क्लच प्लेट 2200 रुपये की चेंज हुई थी। तो क्योंकि उस टाइम बारिश का मौसम था तो मैं यहाँ आता था अंदर सिटी से बाहर हाईवे की तरफ ड्यूटी, तो पानी में भीगना ये वो तो बहुत कुछ था सीन। तो जब क्लच प्लेट चेंज हुई थी तब जाके मेरे को ये 3000 में सर्विस इसकी पड़ी थी नॉर्मल, ठीक है। और इसका पंचर, भाई अगर तुम इसे ले रहे हो ना तो लिटरली इसके पंचर का भी हिसाब रखना पड़ेगा तुम्हें। अभी 300 रुपये का पंचर जुड़वाया था मैंने अंदर से मशीन से, अगर बाहर से जुड़वाओगे नॉर्मली तो 50 से 100 रुपये देने पड़ेंगे, अगर नॉर्मल मशीन से तो 150 रुपये का पंचर है इसका, ठीक है, एक कार के जैसा। और अच्छी जगह जुड़वाओगे तो 300 रुपये तुम्हें देने पड़ेंगे इसके पंचर के लिए। पेट्रोल की बात करूँ तो तुम मेरी मानो तो अप्रोमैक्स, मतलब कम से कम बता रहा हूँ, कम से कम तुम लगा के चल रहे हो तुम्हें 2500 से 3000 का बजट रखना पड़ेगा इसका पेट्रोल का महीने का। अगर आप डेली राइड करते हो तो 5 से 10 किलोमीटर आप अगर रोज़ चलाते हो ना तो कुछ नहीं तो मरे से मरा आपको 2500 से 3000 का एवरेज रखना पड़ेगा इस बाइक को मेंटेन करने के लिए लिटरली। अगर हाइपर राइड करी तो भूल जाना कि 2500 से 3000, ज़्यादा हाइपर राइड करोगे हर 10 दिन में फुल टैंक करवाना पड़ेगा। 14.5 लीटर का फुल टैंक है तो मतलब मान लो 1500 रुपये के 1550 रुपये के समथिंग टैंक फुल होता है तो हो जाएगा भाई स्वाहा तुम्हारा, ठीक है। हर 10वें दिन तुम्हें फुल करानी पड़ेगी ज़्यादा रगड़ोगे तो। बाकी चलाने के ऊपर डिपेंड करता है आप चलाते कैसे, तो एवरेज अच्छा निकाल लोगे, बट फिर भी 2500 से 3000 तो इसका रखना ही पड़ेगा। तो ऐसे करके तुम्हारा कितना पड़ जाएगा महीने पर खर्चा, मान लो 3000 वो मान लो, पंचर अगर बाई चांस होती है तो 3.5, और अगर तुम सर्विस वगैरह जोड़ोगे तो मतलब 5 से 6000 तुम खर्चा मान के चलो। 5 से 6000 तुम अपनी पॉकेट मनी रखनी पड़ेगी हर दिन हर महीने, क्योंकि क्या पता बाइक है मशीन है भाई, कुछ ख़राब हो जाए कुछ भी हो जाए तो तुम्हें 4 से 5000 रुपये तो महीने रखने पड़ेंगे, जो मुझे रखने पड़ते हैं, ठीक है। बाइक चलाता हूँ इसीलिए क्योंकि कभी भी कुछ हो सकता है। कभी चालान तो खैर एक बार कटा इसका हेलमेट का, भाई किसी का नहीं, क्योंकि मैं रूल वगैरह सब फॉलो करता हूँ सिटी में, तो ऐसा चालान मेरा कोई सच्चे कटा नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, पॉइंट नंबर 8 की तरफ, इसके सस्पेंसन और पिलियन सीट और राइडर सीट के कंफर्ट के बारे में। तो भाई सस्पेंसन दिखाऊं, सस्पेंसन हार्ड है बिकॉज परफॉर्मेंस बाइक है तो कंफर्ट थोड़ा कम मिलेगा। जिस टाइम मैं राइड करके आया था ना मेरे पीछे ना आग लग गई थी, लिटरली बता रहा हूँ, पीछे ना आग लग गई थी, ऐसा लग रहा था कोई नीचे बर्फ़ रख दे और मैं उस पर लेट जाऊँ। लिटरली इतने हार्ड हो गए थे ना मेरे कुल्ले, कुछ पूछो मत। लेकिन पीछे वाले को एक बात हो, ये सस्पेंसन है ना इसका मोनोशॉक, ये तो मुझे तो झटका फील हो जाएगा एक बार को, बट पिलियन को झटका फील नहीं होता। मैंने नोटिस करा मेरे पीछे जो भी बैठे हैं तो मेरे पापा वगैरह भी, तो उन्होंने बोला था कि इसमें ब्रेकर नहीं इतने लगते, थोड़े बहुत फील होते हैं लिटरली बट ज़्यादा नहीं होते। और आगे तो भाई अपने हैं ही मोटे मोटे लट्ठ जैसे, दिख ही रहे ना WP के, ये देखो शायद 34 या 37 mm के हैं ये, 37 नहीं शायद 34 के होंगे आई थिंक। जो भी कमेंट करके बताना, मेरे को इसका आइडिया नहीं है क्लियर, क्योंकि मैं तुम्हें पता राइडर हूँ, चलाने पे ध्यान देता हूँ, बट इसका मेरे को ज़्यादा आइडिया नहीं है कि 34 mm के हैं या 37 mm के, बट आई थिंक इतने कुछ हैं। ब्लैक थे, मैंने ये गोल्ड रैप करवा रखे हैं, स्पीड बुल्स की बैजिंग लगा रखी है यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हाँ और मैं क्लियर कर दूँ, कंफर्ट की बात करोगे ना तो भाई हाथ देखो, सीट ना कुछ नहीं, देखो ऐसा नहीं है कि इतनी हार्ड है, पिलियन सीट भी देख लो और ये भी देख लो, ऐसा नहीं है कि हार्ड है, बट जब तुम लॉन्ग राइड करोगे तो तुम्हें कवर वगैरह, सीट कवर वगैरह कुछ लेना पड़ेगा सॉफ्ट, वरना तुम्हारे पिछवाड़े हो जाएंगे एकदम टाइट, समझे। तो वो चीज़ है। बाकी भाई जाहिर सी बात है KTM की गाड़ी है तो अब तुम्हें ज़्यादा कंफर्ट देगी, तो फिर तुम लीनिंग कॉर्निंग वगैरह ये नहीं कर पाओगे, क्योंकि भाई सस्पेंशन थोड़ा हार्ड होता है ना, तभी ये सब चीज़ें मस्त होती हैं। अगर सॉफ्ट रहेगा तो बबलिंग करेगा, यूँ हिलेगा यूँ करके तो तुम गिर जाओगे, तो वो चीज़ है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, ये पॉइंट नंबर 9 की तरफ, इसकी ब्रेकिंग के बारे में। भाई ब्रेकिंग के लिए एक ही चीज़ बोलूँगा, चुम्बेश्वरी है एकदम चुम्बेश्वरी। इसमें बाई ब्रेक है, ब्रेक कैलिबर आते हैं, ये रे देखो बैचिंग हो रखी है ना बाई ब्रेक कैलिबर आते हैं, डुअल चैनल ABS, ठीक है।
और भाई डिस्क ब्रेक इसके इतने तगड़े काम करते हैं ना, मैं लिटरली 2 बार तो ऐसे मरते मरते बचाऊँ ना 80-90 की स्पीड पे इसके ABS ने बचाया। तो भाई जो लोग ABS ऑफ वगैरह करके चलाते हो मत चलाया करो, ठीक है। कंट्रोल करना बहुत हार्ड होता है, बहुत प्रोफेशनल राइडर होने चाहिए तुम इसे कंट्रोल करने के लिए। बिना ABS के साथ ना बड़ी स्मूथली कंट्रोल हो जाती है। और हाँ, एक प्रो टिप दूँ तुम्हें, इसके ब्रेक है ना, कभी भी 80-90 पे कभी अचानक आता है तो ना ऐसे करके लगाना, छोड़ के क्लिच दबी होनी चाहिए, 2 बार यूँ छोड़ के फिर यूँ दबा, तीसरी बार दबाना, 2 बार यूँ, 1 बार 2 बार, तीसरी बार चाहे ऐसे कस के दबा लेना। बट तुम 80-90 की स्पीड पे एकदम दबाओगे ना तो नहीं लगेंगे। मतलब ABS है ना, तो वो एकदम से जाम नहीं होता भैया। तो जहाँ तुम्हें रोकना होगा वहाँ तुम रोक नहीं पाओगे, ठुक जाएगी गाड़ी। तो हमेशा क्लिच दबाओ, पहले रेस छोड़ो और 1 बार यूँ करो, 2 बार यूँ करो, तीसरी बार में दबा दो, मस्त गाड़ी रुकती है ना। ब्रेक पे ज़्यादा लोड पड़ता है, ब्रेक को भी एयर मिलती रहती है, ब्रेक गर्म नहीं पड़ेगा, घिसेगा भी नहीं जल्दी, और तुम्हारी जान भी बची रहेगी। वरना तुम्हारे हड्डी पसीने टूट जाएंगी तो ABS भी कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है। पहली बात तो ज़्यादा हाई स्पीड वगैरह चलाओ मत, नॉर्मली चलाओ, खाली रोड मिले चलाओ, बट हमेशा ध्यान रखो सेफ्टी का, ठीक है। चलिए बढ़िए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। पॉइंट नंबर 10, इसकी हैंडलिंग। तो जाहिर सी बात है, नो डाउट, इसमें तो बताने की ज़रूरत नहीं है कि ड्यूक की हैंडलिंग कैसी होती है, ठीक है। जो ड्यूक है वो हैंडलिंग अपनी ब्रेकिंग और टॉर्क के लिए जानी जाती है। तो सिटी में कट मारने हो, कॉर्नरिंग करनी हो, भाई मस्त हैंडल है, ठीक है। लिटरली कोई कंप्लेन नहीं है मुझे, आप लोगों को भी नहीं होगी कंप्लेन। बहुत से लोग तो ये बोल रहे हैं तुमने हैंडल चेंज करवाया क्या? मैंने नहीं, चेंज नहीं करवाया, इसमें ऐसे ही आता है। तो हैंडलिंग के मामले में नो डाउट बहुत बढ़िया है, स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी है। बस टायर का प्रेशर मेंटेन करना पड़ेगा, ज़्यादा कर दोगे तो जाहिर सी बात है बबल मारेगी, क्योंकि हवा ज़्यादा होगी तो ब्रेकर पे रोड पे ना यूँ होती है गाड़ी। तो थोड़ा 28 मैं तो आगे रखता हूँ और 32 पीछे रखता हूँ, तो मेरी गाड़ी स्टेबल चलती है काफ़ी स्मूथली, ठीक है। तो चलिए अब बढ़ते हैं इसके प्रोन्स के बारे में। भाई ये बाइक पावरफुल इंजन के साथ आती है, 6000 RPM के बाद तो जो पावर प्रोड्यूस करती है वो नेक्स्ट लेवल है। लुक एकदम अग्रेसिव है, आप जैसे देख पा रहे हो, ठीक है। हैंडलिंग वन ऑफ द बेस्ट, स्ट्रॉन्ग ब्रेकिंग, ये इसकी खासियत। मैं इसकी अच्छी बात बता रहा हूँ, ब्रेक 1 नंबर, पावर 1 नंबर, ठीक है, हैंडलिंग 1 नंबर, माइलेज एवरेज, ठीक है, ज़्यादा बढ़िया नहीं, ठीक है। स्टेबिलिटी काफ़ी ठीक ठाक है, मतलब ठीक ठाक क्या, मैं क्या फालतू बोल रहा हूँ भाई, ठीक ठाक नहीं, बहुत अच्छी है स्टेबिलिटी, काफ़ी बढ़िया है। तो अब इसकी 1-2 कमियों के बारे में बताता हूँ। ऐसा नहीं कि मुझे ये बाइक पसंद नहीं, भाई मैं प्यार करता हूँ इस बाइक से, जान है मेरी है, ठीक है। मेरी वाइफ, मेरी फैमिली के बाद, मेरे माँ बाप के बाद यही बाइक है जो मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, ठीक है। तो भाई मुझे कोई कंप्लेन नहीं इससे, बट फिर भी आप लोगों के लिए बता देता हूँ कि ये बाइक क्या है। इसके कॉन्स की बात करूँ तो भाई देखो, मैं कॉन्स क्या ही बोलूँ, लेकिन फिर भी लोगों की चुल रहती है, अरे कुछ कंप्लेन नहीं होगी। भाई एक बात जान लो, कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती। तुम 20-30 लाख की गाड़ी भी ले लो, उसमें कुछ ना कुछ तुम्हें मिसिंग मिल ही जाएगा यार। चाहे तुम BMW, मर्सिडीज़, किसी की भी बाइक गाड़ी ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नो वन इज़ परफेक्ट इन द वर्ल्ड, भाई कोई भी नहीं है। तो फिर भी मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ, देखो हीट होती है। अगर जैसे KTM जो लवर है वो जानते हैं भाई, गाड़ी में पावर है, रॉ पावर मशीन है, तो हीट तो होगी, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जो नए लोग हैं उनको लगेगा अरे गाड़ी भयंकर गर्म पड़ रही है, बट मज़ा आपको फुल देगी। सस्पेंसन थोड़े हार्ड हैं, लोगों को नए राइडरों को लगेगा कि अरे इसमें तो मज़ा नहीं आ रहा, सॉफ्टनेस नहीं है। भाई KTM लवर्स अच्छे से कमेंट में करके बताना एक बार इन लोगों को कि भाई इसकी पावर के आगे आपको कंफर्ट चाहिए या पावर चाहिए, ठीक है। और जिसको पावर चाहिए वही इस बाइक के पास आता है, कंफर्ट वाला तो आएगा नहीं। और दूसरा माइलेज की दिक्कत तो भाई तुम्हें होगी अगर तुम लोग नॉर्मल, मतलब जैसे लाइक मेरी तरह मिडिल क्लास फैमिली हो। बट मैं तो मिडिल क्लास फैमिली हूँ, बट मैं जॉब वॉब करता हूँ तो मैं मैनेज कर लेता हूँ। प्लस मेरी वाइफ भी है मेरे साथ, वो भी जॉब करती है, तो हम दोनों ही प्रोफेशनल जॉब करते हैं, तो हम तो मैनेज कर लेते हैं। बट शायद एक नॉर्मल इंसान ना कर पाए, क्योंकि भाई 28 के एवरेज गाँव देहात में बहुत कम हो जाता है, ठीक है। तो दिक्कत तो होगी माइलेज की, बट ऐसा चाहिए कुछ ज़्यादा नहीं होगी। कुछ कम की बात करूँ भाई, तुम मानो चाहे मत मानो, ये देखो मैंने ना मेला दिखाने ले गया था, मैं यहाँ बैठा था, मेरी वाइफ यहाँ बैठी थी, मेरी मम्मी यहाँ बैठी, मतलब 1 पर्सन 2 लेडीज़, तुम अपने माँ बाप को आराम से बैठा के घुमा सकते हो। अभी भी मैं, जब मेरे माँ बाप इंदौर आए थे घूमने, अभी भी घर पे ही हैं, तो मैं उनको बैठा के लाया था। भाई ईजिली बैठ जाते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। मैं पहले RC लेने गया था, बट मैं RC क्यों नहीं लाया, क्योंकि मेरे मन में एक ही ख्याल आया, मैंने मेरी वाइफ, मेरी माँ, मेरे पापा इस पर नहीं बैठ पाएंगे, क्योंकि उसकी सीट ना यहाँ पे है, यहाँ पे, और छोटी सी इतनी सी सीट है। तो मैंने बोला यार मैं ले लूँगा अकेले, कभी मम्मी पापा को मज़ा आएगा नहीं बाइक पे बैठने में, ना वो बैठ पाएंगे इतनी ऊंची बाइक पे। तो फिर मैंने प्लान कैंसिल करा, मैंने ड्यूक लूँगा। इसकी सीट देखो, तुम देख सकते हो, बहुत चौड़ी, और ये प्लस भाई जो ये है ना लोहा, आराम से 2 लेडीज एक इंसान बैठ जाता है और आराम से भागती है मस्त, कोई दिक्कत नहीं आती, कोई पावर लैग नहीं आता, ठीक है। तो पिलियन वगैरह की बात होगी क्लियर।
अब देखो, लेकिन जैसे लोग होते हैं ना, लोगों की चुल रहती है भाई कि अरे, लोग क्या बोलते हैं, एक यहाँ बैठेगा, एक यहाँ बैठेगा, इसमें तीसरी की तो बच्चों के लिए तो जगह ही नहीं है। अरे यार, बच्चों के लिए जगह नहीं है, किसने बोला माँ की गोदी में बैठ जाएंगे, बाप के आगे बैठ जाएंगे, हैं क्या दिक्कत आ रही है भाई? ऐसा कुछ नहीं है भाई, नॉर्मल सीट। अब तुम ये सोचो कि प्लेटिना CT 100 या बजाज की और छोटी मोटी का कम्यूटिंग बाइक जितनी सीट हो, तो भाई नहीं, डुअल सीट ऐसी ही होती है, ठीक है, सिंगल सीट होती है लंबी। ये स्पोर्ट बाइक है, इसमें फिर भी बहुत ज़्यादा कंफर्ट, बहुत ज़्यादा स्पेस है 2-3 लोगों के लिए, ठीक है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं फाइनल वर्डिक्ट की तरफ। क्या ये आपको बाइक लेनी चाहिए? भाई मैं बोलूँगा लिटरली गो फॉर इट, कोई दिक्कत नहीं है। जब मैंने ली थी तो 2,40,000 की ऑन रोड थी, 2,40,45 की ऑन रोड थी, ठीक है, तो लेकिन अभी GST हटने के बाद ये बाइक हो चुकी है आई थिंक 2,10,000 के आसपास की हो चुकी है भाई, 30,000 के समथिंग सस्ती हो चुकी है। तो 100% ये बाइक ले लो भाई। अगर तुम्हें अग्रेसिव लुक, शार्प लुक, स्पोर्टी एकदम स्टाइलिश बाइक चाहिए विद भी रॉ पावर, भाई तुम लोग गो फॉर इट, नो डाउट, नो थिंकिंग, बस जाओ और ले लो, ठीक है। आजकल अगर तुम्हें सिटी राइड करनी है, स्पेशली तुम सिटी राइड वगैरह करते हो ना, चले जाओ भाई। इस सेगमेंट में और भी बाइक आती हैं 2 लाख के अंदर, बजाज पल्सर NS, भाई मतलब बहुत सारी बाइक आती हैं, NS वगैरह, N वगैरह, R15 वगैरह। देखो मैं लिटरली बता रहा हूँ मैंने क्यों ली थी। सबसे पहली तो इसकी बिल्ड क्वालिटी, ठीक है, 1 साल होगी, 1 साल में तुम लुक्स, इसके लुक्स देख लो, 1 साल हो चुकी है पूरी, 1 साल से ऊपर ही हो चुका है। इसके लुक देखो, कहीं भी तुम्हें डेंट वगैरह कुछ लग रहा है, कुछ मैं मेंटेन भी करता हूँ, बट फिर भी कहीं कहीं पेंट वगैरह फेड दिख रहा है, लोग बोलते हैं पेंट उड़, नहीं भाई देखना कहाँ उड़ रहा है पेंट, कहीं भी नहीं है। मैंने बिल्ड क्वालिटी की वजह से ली। ये देखो इसके फाइबर के हैं, बट इसकी मजबूती देखो, पूरी बाइक हिल जाएगी, ये नहीं हिलेगा, ठीक है। और यहीं R15 के हिला के देखना, हिल जाएंगे, एक चीज़ हिला, एक चीज़ दे, एक भी चीज़ नहीं हिलेगी, पूरी गाड़ी हिल जाएगी। बट ये देखो इंडिकेटर, ब्रेक, ऐसा नहीं है, देखो ये थोड़े लूज़ होनी चाहिए, अगर हार्ड होंगे तो जल्दी टूट जाते हैं। हर एक चीज़ वन ऑफ द बेस्ट फिटिंग है भाई, ठीक है। ये लोहा इसका, तो ऐसा कुछ नहीं है, मैंने इसीलिए और ली थी KTM, क्योंकि मुझे ना बिल्ड क्वालिटी एक नंबर मिलती है इसमें, ठीक है। लिए पावर, गांव में पावर रोला जमाना है ना भाई, ले लो। KTM पहले से ही फेमस है, जो बोलते हैं छपरी वपरी चूतियाँ हैं, जाहिर सी बात है, कोई भी बाइक छपरी नहीं होती, चलाने वाले के ऊपर डिपेंड करता है आप चलाते कैसे। मुझे आज तक किसी ने नहीं बोला, क्योंकि भाई मैं चलाता ही उस तरीके से हूँ, मैं रखता गाड़ी को उस तरीके से हूँ। और अगर तुम बोलो अरे माइलेज बहुत कम देगी, तो भाई तुम KTM के सपने देखना छोड़ दो, क्योंकि माइलेज देगी ही नहीं भाई। उसको KTM का नाम ही परफॉर्मेंस से जाना जाता है, तो तुम माइलेज की उम्मीद क्यों कर रहे हो? अगर तुम इसे ले रहे हो, तुम बहन जो घोड़ा हाथी पाल रहे हो ना, तो फिर उन्हें खिलाने की भी हैसियत रखनी पड़ेगी। तो जाहिर सी बात है, अगर तुम माइलेज देख रहे हो, सपने मत देखो KTM की कोई सी भी गाड़ी के 125 सीसी की मत देखो, वो भी एवरेज उतना नहीं देगी जो बाकी 125 सीसी देती हैं। पावर चाहिए भाई, जाओ, बिना सोचे समझे जाओ। बिल्ड क्वालिटी चाहिए, ले लो। और लुक चाहिए, ले लो। और एकदम स्टेबिलिटी चाहिए, ले लो भाई, नो डाउट ले लो। और अब तो 2 लाख की हो गई है भाई, ले लो। मैं सही बता रहा हूँ, जब मैं तो पछता रहा हूँ, मैंने अगर 1 साल बाद ली होती तो मेरे को 2 लाख में पड़ जाती, 30-40 हज़ार बच जाते मेरे। बट ठीक है, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। मैं अब सेटल होने के लिए मैं MT-15, R15, 2.5 लाख के अंदर बहुत सारी बाइक आती हैं, वो भी ले लेता, ठीक है। बहुत सारी आती हैं, आप लोग जानते होंगे, मैं नाम क्या लूँ, मैं किसी गाड़ी को डिफेम या बुरा नहीं बोलता। तो अगर आपको लगे ऐसा कुछ, बट मैं लिटरली बता रहा हूँ, मुझे KTM से शुरू से प्यार है, बचपन से सपना था KTM लेने का, भाई ले ली, ठीक है। थैंक्स टू गॉड मैंने ले ली ये बाइक, क्योंकि मेरा बचपन से सपना था। मेरे दोस्त जानते हैं सब गांव में, और उन्होंने भी यही बोला था, भाई तुझे मान गए, तेरा सपना था, तूने ले ली बाइक। और मैं बात करूँ R15 या NS या MT-15 किसी भी बाइक की, देखो नो डाउट वो बाइकें लुक में बहुत अच्छी हैं भाई, बट बिल्ड क्वालिटी में इस गाड़ी को बीट नहीं कर सकती। KTM का दूसरा नाम लोहा होता है भाई, समझे। तो लुक में भी बीट नहीं कर पाएंगी, और इसे बिल्ड क्वालिटी में बीट नहीं कर पाएंगी। टॉप एंड तेल लगाने का टॉप एंड मैं अभी तक नहीं गया इसकी टॉप स्पीड, मैंने 130-135 भी चेक नहीं करी। मैं 80-100 पे इतना मस्त भागती है ना गाड़ी, 100-80 पे जो पिकअप, जो पावर देती है ना, 7-8-9 RPM पे, भाई लिटरली बता रहा हूँ, मेरे को नहीं जरूरत पड़ती हाईवे में। जहाँ पहुँचना होता है ना, वहाँ पहुँच जाता हूँ। 100 से ऊपर तो मैं जा ही नहीं पाता। एक बार गया हूँ 120 बस, उसके बाद में जा ही नहीं पाया, मेरे को टाइम ही नहीं है भाई। कौन जा रहा है हाईवे पे? मैं हाईवे पे जाऊँगा क्या? रोज़ रोज़ मैं गाड़ी सिटी में चला रहा हूँ, ड्यूटी जा रहा हूँ, मस्त राइड कर रहा हूँ, मेरी वहाँ सारी नीड पूरी हो रही है बाइक से, तो मैं हैप्पी हूँ भाई इस बाइक से। तो आप लोग ये देखो कि आप गाड़ी चलाते कहाँ हो, क्या आप रोज़ रोज़ टॉप स्पीड, क्या किसी से रेस करने जाओगे? किसी से रेस करने जाओगे तो किसी से अपनी हड्डी पसलियाँ तोड़वा के आ जाओगे, तो कोई मतलब नहीं है फालतू की भैंसें करके। अपनी क्राइटेरिया देखो, तुम्हारा क्राइटेरिया क्या है, तुम्हें कैसी बाइक चाहिए, तुम चलाना कहाँ चाहते हो, तुम्हें माइलेज चाहिए, पावर चाहिए, लुक चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, क्या चाहिए। इसमें माइलेज छोड़ के ना तुम्हें हर चीज़ मिलेगी, और बोलूँगा माइलेज भी एवरेज डिसेंट मिलेगा, ऐसा नहीं कि बेकार मिलेगा, ठीक है। तो सब कुछ तुम्हें वन ऑफ द बेस्ट मिलेगा, नो डाउट
ले लो बाइक अगर तुम लेने का सोच रहे हो। मैंने बाकी बाइक से इसीलिए नहीं ली थी क्योंकि मुझे बिल्ड क्वालिटी के साथ परफॉर्मेंस और लुक चाहिए थे, जो मुझे यही गाड़ी दे रही थी। R15 में लुक बहुत तगड़ी है और उसमें MT-15 में लुक बहुत तगड़े हैं, बट उनमें बिल्ड क्वालिटी ऐसी नहीं है जिसकी ऐसी है। मैं आज नहीं से 3 साल बाद ही तुम्हें दिखाऊंगा कि ये बाइक कैसी दिखती है, ठीक है। और 3 साल बाद कोई R15 ओनर आके बोल देना, हाँ जो मेंटेन करता होगा उस भाई की अच्छी बाइक हमेशा होगी। लेकिन मैं हाइपर राइड भी करता हूँ सिटी में भाई, मैं कोई शरीफ नहीं हूँ। शरीफ में बस तब हूँ जब मेरे साथ कोई बैठा है या मेरा मूड अच्छा है। अगर मेरा मूड ख़राब है ना भाई, मैं बहुत हाइपर राइड करता हूँ, ठीक है। बिना, पहली बात तो करनी नहीं चाहिए, बट कभी कभार कर देता हूँ, रोड वगैरह खाली मिल जाते हैं सिटी वगैरह में, ठीक है। तो इतना ज़्यादा नहीं, बट ठीक है। चलिए, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो मेरे को कमेंट करके बताना कि आप नेक्स्ट पार्ट किस वीडियो के ऊपर चाहते हो, या किसी और बाइक के ऊपर, या किसी बाइक से कंपैरिजन चाहते हो, या इसकी टॉप स्पीड या कुछ भी इसके बाइक के बारे में जानना हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। धड़ाधड़ कमेंट करके बोलो मेरे को, मैं आप लोगों के हर कमेंट को पढ़ूंगा, अच्छे से उसका रिप्लाई करूँगा और कोशिश करूँगा उस पर वीडियो बनाने की, ठीक है। तो एक ही चीज़ बोलूँगा भाई, इतनी धूप में मेहनत कर रहा हूँ तो कम से कम एक लाइक, एक सब्सक्राइब और एक शेयर ज़रूर कर देना अपने KTM लवर्स के साथ या अपने बाइक लवर्स के साथ जो प्लानिंग कर रहे हैं। अंडर 2.5 लाख रुपीज़, वन ऑफ द बेस्ट बाइक भाई, ये रहेगी, ये खड़ी है तुम्हारे सामने, ठीक है। बिना सोचे समझे ले लो, पछताओगे नहीं, सिवाय माइलेज का भूल जाना बस, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताना मेरे को और शेयर कर देना अपनी सभी बाइक गाइस के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और धूप बहुत पड़ रही है, काला पड़ जाऊँगा भाई, तो चलता हूँ मैं भी घर, ठीक है। मम्मी पापा वेट कर रहे होंगे। बाय बाय, लव यू, सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो।